प्रैक्टिस सेट 4.1 का फोर्थ क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में क्या देखिए, 3 पर्सन्स कैन बिल्ड अ स्मॉल हाउस इन 8 days। तो 3 पर्सन जो है एक हाउस को बनाने के लिए 3 पर्सन है, उनको 8 days रिक्वायर्ड है। ओके, 3 पर्सन अगर कंस्ट्रक्शन में लगते मीन्स 3 लेबर भी आप कंसिडर कर सकते हैं। तो 3 पर्सन अगर आपस में मिलके एक काम करने जा रहे हैं, एक हाउस अगर उनको बिल्डअप करना है, तो उसके लिए उनको 8 days रिक्वायर्ड है। ओके, तो आगे क्वेश्चन क्या कहता है, टू बिल्ड सेम हाउस, अगर उसी टाइप का या सेम हाउस अगर बनाना है 6 दिन के अंदर, तो नंबर ऑफ डेज अगर वही काम को 6 days में कंप्लीट कर लेना है, तो नंबर ऑफ पर्सन कितने लगेंगे। तो हम क्या करेंगे, उसको x कंसीडर कर लेंगे पहले, तो उसके बाद देखेंगे हम। ठीक है, नंबर ऑफ पर्सन, हाउ मेनी पर्सन आर रिक्वायर्ड, तो हम क्या लिखेंगे, x पर्सन, लेट x persons are required to build a house in 6 days। ओके, 6 days में कितने पर्सन लगेंगे, x पर्सन लगेंगे। तो इस टाइप के जो भी क्वेश्चन रहेंगे उसके हमको पहले समझना होगा कि वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है या डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है। अब उसको समझेंगे कैसा। आप में से अक्सर स्टूडेंट का यही प्रॉब्लम होता है, सर हमको सारी चीजें समझ में आ गई, हमको कैलकुलेशन का पोर्शन समझ में आ जाता है, लेकिन इनवर्स कब लेना है और डायरेक्ट प्रोपोर्शन कब लेना है ये समझ में नहीं आता। तो उसके लिए बहुत ही सिंपल मेथड आपको मैं बताता हूँ। डायरेक्ट मेथड में होता क्या है, जब एक नंबर इंक्रीज होता है, ठीक है, पहले 2 नंबर का या 2 चीजों का, 2 ऑब्जेक्ट का रेशियो देकर के हमको, ओके, उसमें से दोनों में से कोई एक अगर इंक्रीज होता है तो दूसरा भी इंक्रीज होगा, एक अगर डिक्रीज होता है तो दूसरा भी डिक्रीज होगा। इसको कहते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन। समझ में आया कि अगर एक की संख्या बढ़ती है तो दूसरे की भी बढ़ेगी। इस टाइप के प्रोपोर्शन को हम क्या कहते हैं, डायरेक्ट प्रोपोर्शन। और इसके अपोजिट अगर होता है, मींस एक नंबर अगर इंक्रीज होता है तो दूसरा डिक्रीज होगा, या पहला डिक्रीज होता है तो दूसरा इंक्रीज होगा। मींस एक बढ़ा तो दूसरा कम होगा, एक कम हुआ तो दूसरा बढ़ेगा। दोनों साथ में बढ़ेंगे नहीं और साथ में कम भी नहीं होंगे, उसको हम इनवर्सली प्रोपोर्शनल कहते हैं। अब इस क्वेश्चन में देखेंगे हम कि जो नंबर ऑफ पर्सन है और नंबर ऑफ डेज है, मींस रिक्वायर्ड डेज, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो देखो 3 आदमी 3 पर्सन मिलकर के काम कर रहे हैं तो उनको 8 days लगते। अब हमको काम जल्दी करवाना है, 6 दिन में काम को कंप्लीट करना है, तो ऑब्वियसली हमको नंबर ऑफ पर्सन बढ़ाने पड़ेंगे। कितने बढ़ेंगे वो अलग मैटर है, वो कैलकुलेशन का पोर्शन है। कैलकुलेशन होने के बाद हम बता सकते हैं कि कितने पर्सन बढ़ रहे हैं। ठीक है, लेकिन नंबर ऑफ डेज ज्यादा लग रहे हैं यहाँ पर। अब नंबर ऑफ डेज कम हो गए, तो हमको काम फटाफट करना है, जल्दी से करवाना है। तो जल्दी करने के लिए क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ पर्सन बढ़ाने पड़ेंगे। मीन्स ये बढ़ रहा है और ये कम हो रहा है, एक वैल्यू डिक्रीज हो रही है और एक वैल्यू इंक्रीज हो रही, तो इसलिए क्या हो गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो यहाँ पर क्या देखे, नंबर ऑफ पर्सन इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली प्रोपोर्शनल में क्या आएगा, 1 के अपॉन में वो नंबर आएगा, क्या है, नंबर ऑफ डेज। ओके, तो नंबर ऑफ पर्सन और नंबर ऑफ डेज ये कैसे है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब एक बढ़ा तो दूसरा कम होता है और एक कम हुआ तो दूसरा बढ़ता है। ठीक है, यहां तक हमारा क्वेश्चन आ गया। अब एक दूसरी चीज इसके ऊपर से जो हमको फॉर्मूला बनाना है वो क्या है, अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल अगर कोई है, कोई 2 वैल्यूज
इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो दोनों का प्रोडक्ट कांस्टेंट आएगा, और अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो दोनों का रेशो सेम आएगा। एक चीज आपको याद ये रखनी है कि आप इनवर्सली प्रोपोर्शनल है कि डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है, ये कैसे डिसाइड करेंगे। एक वैल्यू बढ़ी तो दूसरी बढ़ी, एक कम हुई तो दूसरी भी कम होगी। ऐसी कंडीशन अगर आती है तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसके उल्टा अगर होता है, एक बढ़ रही है तो दूसरी कम होगी, एक कम हुई तो दूसरी वैल्यू बढ़ेगी, तो वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ये हमने डिसाइड कर लिया, ये समझ में आ गया। अब अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो क्या होगा, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो कैसे फॉर्मूला बनेगा उसको देखते हैं। कि अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो दोनों का रेशो सेम आएगा, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में रेशो सेम, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल में दोनों का प्रोडक्ट सेम या कांस्टेंट। ओके, तो नंबर ऑफ पर्सन, देयरफॉर नंबर ऑफ पर्सन इनटू नंबर ऑफ डेज, ये दोनों का प्रोडक्ट कैसे आएगा, कांस्टेंट आएगा, वो चेंज नहीं होगा, सेम नंबर रहेगा, सेम वैल्यू आएगी। यहां कुछ भी बदल दो, ये दोनों कितने भी चेंज हुए तब भी ये सेम ही रहेगा, दोनों की वैल्यू हमेशा सेम आएगी। ओके, तो पहले इसमें क्या था हमको, 3 इंटू 8 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये क्या रहेगा, कि तो नंबर ऑफ पर्सन 3, नंबर ऑफ डेज 8, दोनों का प्रोडक्ट कांस्टेंट आएगा। हमको यहाँ पर कैलकुलेशन करके सॉल्व नहीं करना है कि ये 24 होता है, ठीक है। ये दोनों का प्रोडक्ट जितना आएगा, दूसरे जो दो हमारे पास वैल्यूज है x इंटू 6, इनका भी प्रोडक्ट उतना ही आएगा जितना ये दोनों का प्रोडक्ट आया है। समझ में आ रहा क्या हो रहा है, ये दोनों का प्रोडक्ट कांस्टेंट है, तो यहाँ पर पहली बारी में नंबर ऑफ पर्सन 3 थे तो नंबर ऑफ डेज 8 थे, तो दोनों का प्रोडक्ट कैसे रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, सेम रहेगा जितना कि यहाँ हुआ। और उतना ही अगर नंबर ऑफ डेज और नंबर ऑफ पर्सन हमने चेंज भी कर दिए तब भी वो कैसे चेंज होंगे, दोनों का प्रोडक्ट उतना ही होगा जितना पहले दोनों का है। तो बाय इक्वेशन 1 एंड 2 क्या होगा, x इंटू 6 इज इक्वल टू 3 इंटू 8 बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। ओके, अब इसके राइटिंग पोर्शन में आप थोड़ा सा वेरिएशन ला सकते हैं, थोड़ा चेंज भी आंसर लिख सकते हैं। हम यहाँ पर डायरेक्टली ये पोर्शन लिख सकते हैं, ये सब स्किप कर दिए, x इंटू 6 इज इक्वल टू 3 इंटू 8, लेकिन यहाँ पर भी रीजन चेंज होगा, 1 और 2 नहीं आएगा। फिर रीजन क्या लिखना पड़ेगा, नंबर ऑफ पर्सन एंड नंबर ऑफ डेज आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। क्या लिखेंगे रीजन, नंबर ऑफ पर्सन एंड नंबर ऑफ डेज आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इसलिए इनका प्रोडक्ट सेम होगा, ऐसा भी आप लिख सकते हो। लेकिन अगर इस वे से अगर आप लिखते हैं तो आपको अंडरस्टैंडिंग में इजी हो जाएगा। ओके, ये दोनों का प्रोडक्ट सेम क्यों आ रहा है, तो ये इसका भी प्रोडक्ट के है और इनका भी प्रोडक्ट के है। अब इसको सॉल्व करते हैं, सो x इज इक्वल टू क्या होगा, 3 इंटू 8 अपॉन 6 इज इक्वल टू, देखो दोनों भी 3 से डिविजिबल है, 3 1 जार 3 2 जार। अब इसको 2 से डिवाइड कर दो, 2 1 जार 2 4 जार, तो x कितना आ गया, 4 आ गया, देयरफॉर x इज इक्वल टू 4। अब नीचे में स्टेटमेंट लिख दीजिए, वो क्या है, अब हमने लिखे थे लेट x पर्सन्स आर रिक्वायर्ड टू बिल्ड हाउस इन 6 डेज। अब हमको x की वैल्यू मिल गई तो हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर 4 पर्सन आर रिक्वायर्ड टू बिल्ड हाउस इन 6 डेज। अब यहाँ पर ये स्टेटमेंट रिपीट करना है, सिर्फ x के जगह पर 4 लिखेंगे और लेट नहीं लिखेंगे। 4 पर्सन्स आर रिक्वायर्ड टू बिल्ड हाउस इन 6 डेज, ऐसा स्टेटमेंट आपका यहाँ नीचे आएगा। जो भी वर्ड प्रॉब्लम है उसके सारे वर्ड प्रॉब्लम्स में नीचे स्टेटमेंट्स आएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा सा अलग है,
उसको देखते हम क्या है, कन्वर्ट द फॉलोइंग रेशो इनटू परसेंटेज। अब इससे हमको परसेंटेज बनाना है। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट वन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 15:25। पहले तो इसको रेशो के जो फॉर्मेट में लिख के उसको फ्रैक्शन के फॉर्मेट में p/q के फॉर्म में लिख लेंगे। ओके, अब परसेंटेज के मीनिंग क्या होते हैं, 100 पे की 100 में से। आपको पेपर्स अगर होते आपके तो आपको टीचर्स मार्क्स देते 8 आउट ऑफ 10 मीन्स 10 में से 8, 10 में से 8। और अगर 100 मार्क्स का पेपर लिए तो 100 में से 90, 80, 40, 30 जितने भी आपको आप मार्क गेन करते हैं उतने लिखते हैं। मीन्स क्या हो गया ये, 100 में से 90 मीन्स 100%। कितना हो गया ये, 100 में से मीन्स 90%। 100 में से 90, 100 पे की 100 पे की 90। ठीक है, तो हमको 100 पे की वाली सिचुएशन यहाँ पर क्रिएट करनी है, बनानी है, तभी उसको हम परसेंटेज में लिख पाएंगे। ठीक है, परसेंटेज का मीनिंग समझ में आया। परसेंटेज का मीनिंग क्या है, 100 पे की, तो हमको नीचे 100 ये वर्ड या ये नंबर हमको बनाना है, लाना है। तो नीचे 100 कब आएगा, जब हम इसको डिनोमिनेटर को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो डिनोमिनेटर को 4 से मल्टीप्लाई किया तो न्यूमरेटर को भी 4 से ही मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि वैल्यू चेंज नहीं होनी चाहिए। ओके, अब मल्टीप्लाई कर लिया हमने, 15 इंटू 4 कितना हो गया 60 अपॉन 25 इंटू 4 100, 100 में से 60। ओके, 60 अपॉन 100। अब इसको परसेंटेज में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, 60% मीन्स 100 में से 60। ओके, ये आपका लोअर क्लास में भी हुआ परसेंटेज में कन्वर्ट करने का पोर्शन, लेकिन यहां तक था। ओके, 60 अपॉन 100 मीन्स कितना हो गया 60%। अपॉन वाला 100 हटेगा, डिनोमिनेटर वाला, और उसकी जगह पे परसेंटेज का साइन लगेगा। अब परसेंटेज का साइन हटा तो अपॉन में 100 लगेगा जब हम उसको फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखेंगे। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकंड को भी ऐसे ही करना है। 47:50। तो अब क्या करेंगे, इसको पहले फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख लो, 47 अपॉन 50। अब डिनोमिनेटर में 50 है, इसको 100 बनाना है तो 2 से मल्टीप्लाई किए, नीचे भी और ऊपर भी, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्या होगा, 47 इंटू 2, 2 7 14, 1 कैरी, 2 4 8 एंड 1 9 अपॉन 52 100 इज इक्वल टू क्या होगा 94%। ये 100 नीचे का हट जाएगा और परसेंटेज का साइन लग जाएगा। नेक्स्ट नंबर थर्ड, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, 1 मार्क के लिए आपको पेपर में आएगा, 1 से ज्यादा वेटेज नहीं है। ओके, अब ऑलरेडी फ्रैक्शन में देखे तो डायरेक्टली इसको कन्वर्ट करो, हमको डिनोमिनेटर में 100 चाहिए, तो कब बनेगा, जब हम 10 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। हमने लोअर क्लास में पढ़ा कि अगर किसी फ्रैक्शन को सेम नंबर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती, या तो हम डिवाइड करते हैं सेम नंबर से तब भी उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती। हमने इसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन जब निकाले थे, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आपने सीखे, तब हमने ऐसा किया था, या रिड्यूस फॉर्म लिखते तब हम डिवाइड करते, तब वो चीजें हमने सीखी। ओके, 7 इंटू 10 ये हो गया 70 अपॉन 10 इंटू 10 100 विच इज इक्वल टू 70%। 3 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए। फोर्थ को देखते, ये थोड़ा सा अलग है, ठीक है, क्या है 556 अपॉन 600। अब देखो हम मल्टीप्लाई अगर करते तो 600 को ऐसा कोई नंबर नहीं है जिसको मल्टीप्लाई करने से क्या हो, वो
कन्वर्ट हो जाए 100 में। लेकिन अगर इसको 6 से डिवाइड करते तो 100 आएगा। तो हम क्या करेंगे ऐसी कंडीशन में, न्यूमरेटर को भी 6 से डिवाइड करेंगे और डिनोमिनेटर को भी 6 से डिवाइड करेंगे। अब मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। 6 से 600 को डिवाइड किया तो 100 आंसर आ गया। 6 से 556 को डिवाइड करेंगे, 6 9 जा 54 एंड 6 1 जा 6, मीन्स कितना आ गया 91। यहाँ लिख लेंगे हम 91%। ओके, नेक्स्ट ये भी थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, डिफिकल्ट नहीं है। 7/16। अब इस क्वेश्चन के लिए आपको विशेष तौर पे ध्यान देना है। अब ऐसा कोई नंबर है नहीं जिसके मल्टीप्लाई करने से 16 कन्वर्ट हो जाए 100 से, 100 में कन्वर्ट हो जाए। तो फिर क्या करेंगे हम, इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 100/16 से। 100/16 से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 16 कैंसिल हो जाएगा और डिनोमिनेटर में 100 आ जाएगा। ठीक है, तो डिनोमिनेटर को हमने मल्टीप्लाई किया 100/16 से, तो न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करेंगे 100/16 से। अब इसको सॉल्व करते तो ये 7 × 100 ये हो गया 700/16। अब हम ये सॉल्व कर लेते हैं कि 700 को 16 से अगर डिवाइड करते हैं तो क्या आंसर आता है। 16 5 जा 80 होता है, लेकिन वो ज्यादा हो जाएगा, तो 16 4 जा ले लो, 16 4 जा 64, 6 बच गए 0 60, 16 3 जा 48। अब 12 आगे रिमाइंडर, इसको 0 लगा दो और यहाँ पर डेसिमल पॉइंट। तो 120 भी टेबल में नहीं आएगा 16 के। 16 5 जा 80, 16 6 जा 96, 16 7 जा 112। तो 16 7 जा हमने लिया 112। ओके, अब कितना बचा 112। ओके, तो 8 बच गया। अब उसको 0 लगा दो 80, 16 5 जा 80। तो हमारा आंसर कितना आया 43.75/100। अब देखो ये डेसिमल पॉइंट हमको हटाना नहीं है, यहाँ का जो डेसिमल पॉइंट है वो इधर हटा के 0 बढ़ाना नहीं है। हमको डिनोमिनेटर में सिर्फ 100 चाहिए था, तो डिनोमिनेटर में 100 है, तो न्यूमरेटर में जो भी नंबर रहेगा उतने % हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है। देखो कोई नंबर ऐसा है नहीं जिससे मल्टीप्लाई करने के बाद 100 हो, तो सिंपल क्या करेंगे हम 100/16 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 16 100 ऊपर हो जाएगा, तो 16 से डिवाइड करेंगे हम तो आंसर 100 आ जाएगा। और ऊपर वाले का कैलकुलेशन किए तो 43.75 आएगा। ओके, आई होप कि आपको समझ गया हो। तो इस तरीके से प्रैक्टिस सेट 4.1 के हमारे 4th और 5th क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो गया। 6, 7, 8 क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आपको लिखना है तो स्क्रीनशॉट ले ले। टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।